एक मित्र का प्रश्न है, उन्होंने लंबा एक कमेंट किया कि वो काफ़ी समय से ध्यान करते हैं, 2-3 विपश्यना के कोर्स कर लिए, गोयनका जी को सुनते हैं और लोगों को सुनते हैं। शैला कैथरीन का उन्होंने नाम लिया। शैला कैथरीन इनसाइट मेडिटेशन की टीचर हैं, जो कैलिफोर्निया में शायद हैं। और ये लोग कुछ जो जैसे जोसेफ गोल्डस्टीन हैं, जैक कॉर्नफील्ड हैं, शैला हैं, कुछ और लोग हैं जो शुरुआत में ना मेडिटेशन को वहाँ ले गए, जिन्होंने थोड़ा सा पॉपुलराइज किया। ये सारे ले टीचर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। इनके झाना पे काफ़ी, मतलब जो समाधियाँ हैं, कैसे समाधि में जाएं, उस पर काफ़ी काम है। वैसे मैंने इनको बहुत सुना नहीं, लेकिन अभी मैं सुनूंगा। इन दोस्त ने भेजा तो मैंने थोड़ा देखा। मैं इनको एक बार देख चुका था कहीं किसी इंटरव्यू में। तो मतलब ये बहुत अच्छे साधक हैं। अब इनका मूल प्रश्न ये है कि एक तो ये कह रहे हैं कि इनको यहाँ जॉ में, जबड़े में बहुत पेन है और एक साइटिका। तो इन्होंने कहा कि क्या इन दर्दों के चलते मैं समाधि का अभ्यास कर सकता हूँ, क्योंकि अब शुरुआत में तो दर्द आएंगे, उससे फिर द्वेष भाव आएगा, अवर्जन आएगा। तो क्या उसके चलते जाया जा सकता है? क्योंकि फिर अवर्जन आएगा तो उस तरह के संस्कार बढ़ेंगे, द्वेष के संस्कार बढ़ेंगे अगर दर्द आएगा तो पहला प्रश्न तो ये है। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि और कोई और टेक्निक्स हैं बैठने की, कुछ इसके साथ कुछ और किया जा सकता है जिससे कि मदद मिले। तो बुद्ध को बहुत लोगों को मालूम होगा, मैं इसका जिक्र कर भी चुका हूँ पहले। उनको बहुत क्रोनिक बैक पेन था और उसके लिए फिर वो समाधियों में जाते थे। तो जब तक समाधि रहती थी वो पेन निकल जाता है, और उसके बाद भी जब समाधि का असर जब तक रहता है फिर वो नहीं आता दर्द। तो वो रेगुलर इसको करते थे। दर्द उनको इसलिए थे क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल तरह की साधनाएं की, जिसका बाद में उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। मतलब मध्यम मार्ग होना चाहिए, अतियों में नहीं जाना। जैसे धूप में खड़े रहे बहुत देर तक, चलते हैं तो चल ही रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ठंड में हैं, गर्म में हैं। अभी भी ये प्रैक्टिसेस चलती हैं भारत में, पर बहुत कम हो गई। तो बुद्ध ने कहा कि अगर कोई बीमारी है, कुछ हो गया, तो आप दवाई करिए उसकी। जो भिक्षुओं के लिए 4 मुख्य चीज़ें, 4 रिक्विजिट्स हैं, ज़रूरी चीज़ें, तो एक तो कपड़ा है, एक भोजन है, एक दवाई है और एक शेल्टर है, रहने के लिए जगह है। मतलब कोई कुटी, कुछ लोग पेड़ के नीचे भी रहते थे, अभी भी रहते होंगे, लेकिन उनका ये था कि बरसात में तो कम से कम आप अंदर रहें। तो ये 4 चीज़ें उनके लिए भी हैं। तो जब बीमारी हो तो दवाई लेनी है। अब एक तो साइटिका, एक जॉ पेन की बात इन्होंने की और ये कहा कि समाधियों में जा सकते हैं क्या इन दर्दों के चलते। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ये शेयर कर दूं आपके साथ कि मेरे को खुद भी साइटिका है। और ये कैसे शुरू हुआ? मैं किसी एनजीओ की, बहुत छोटा सा एक एनजीओ था, उन्होंने कहा कि यार कुछ टाइम हमारे साथ मदद कर दो। मैं ऑलरेडी कुछ एनजीओज़ के साथ काम कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपके साथ आ जाऊँगा। आ गया, वो कहीं चले गए, गर्मियों के दिन थे और एक बेंच था वहाँ लकड़ी का, तो मैं खाना खाने के बाद थोड़ा उस पर लेट जाता था। कुछ दिन के बाद मेरे इधर दर्द होने लग गया। साइटिका ना यहाँ से शुरू होता है और ये साइड में आके यहाँ नीचे तक आता है। ये एकदम जैसे करंट सा। किसी बहन ने मेरे को फ़ोन भी किया था बनारस से, किस तरह का कुछ हो रहा है दर्द। मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली ये साइटिका है, आप थोड़ा चेक करवा लो। तो मैं डॉक्टर के पास गया, वहीं गांव में एक डॉक्टर थे।
तो उन्होंने मेरे को कुछ दवाइयाँ दी। मैंने कहा ये क्या है? बोले पेन किलर है। मैंने कहा पेन किलर का मैंने क्या करना है, इसका कोई इलाज है? बोले इसका कोई इलाज नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप थोड़ा योगा देख लीजिए। अच्छा, तो मैंने कुछ एक किताब मिली, उस समय तो इतना यूट्यूब तो था नहीं, ये तो 95 की बात बता रहा मैं, कोई वेबसाइट भी नहीं होती थी, स्मार्टफोन भी बहुत बाद में आया। तो मैंने कुछ किताबें देखी, कुछ आसन किए, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। फिर मेरे को एक्यूप्रेशर का पता चला, फिर मैंने एक्यूप्रेशर करने शुरू किए, उससे मेरे को बहुत आराम मिला। फिर जब मैंने पहला कोर्स किया विपස්සना का, उससे ऑलमोस्ट दर्द निकल गया ऐसा लगा, लेकिन फिर ये वापस आया। तो मेरा एक रूटीन है कि मैं सुबह रोज़ योगा करता हूँ, करीब 15-20 मिनट से लेके 25-30 मिनट तक, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे स्ट्रेचेस करता हूँ जो कि साइटिका में मदद करती है। मैंने इनको बाय द वे कुछ वीडियोस भेजे हैं, इनके जो क्वेश्चन था उसके जवाब में। तो ये एक तो एक्यूप्रेशर बहुत इसमें इफ़ेक्टिव है, एक योगा बहुत इफ़ेक्टिव है, ये इसको मैनेज करके रखेगा। कुछ केसेस में मैंने सुना कि ठीक हो जाता है एकदम से, कुछ केसेस में नहीं हो पाता। तो ये होता क्यों है? क्योंकि जब हम ये ऐसे सरफेस पे बहुत देर तक बैठेंगे, जैसे आजकल कुर्सियों में बैठना है, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है या लकड़ी की भी है, उसमें गद्दी नहीं है, उससे नसें दब सकती है। जो मेरी नस दबी क्योंकि मैं उस फट्टे पे लेटा रहा, खाने के बाद मैं लेट जाता था, और उससे कुछ ही दिन में वो साइटिका हो गया। तो एक तो ये देखना है जहाँ आप बैठे हैं तो उसमें कुशन होना चाहिए कम से कम। आप ऐसे सरफेस पे ज़्यादा देर मत बैठिए कि जिसमें जो हार्ड है, उससे और ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरा एक्यूप्रेशर शुरू करिए, एक जो बहुत इफ़ेक्टिव है, आप चेक करना, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, लेकिन एक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है साइटिका, यहाँ से शुरू होता है। ये यहाँ पे एक बोन है, एक हड्डी यहाँ तक जाती है ये, और इसके नीचे जहाँ से हिप जॉइंट जुड़ता है, तो ये वाला अगर आप ऐसे दबाएंगे थोड़ा अंदर ऐसे डिक करते हुए ज़ोर से, ये इधर इधर, ये इंस्टेंटली ये वाला, ये आप अंदर तक दबाइए इसको। थोड़ा उधर से आवाज़ कम हो गई होगी क्योंकि माइक इधर था। तो ये इधर ये दबाएंगे अंदर तक, ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इंस्टेंटली इससे राहत मिल जाती है। फिर आप थोड़ा इस लाइन में और दबाइए, एक पॉइंट इधर है नीचे यहाँ, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको भी दबाएंगे तो इससे आराम मिलेगा तुरंत। एक तो आप ये करिए। अगर कोई एक्यूपंक्चरिस्ट है आपके शहर में, कस्बे में, जहाँ भी आप हैं, आप पता कर लीजिए। एक्यूपंक्चरिस्ट का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ये ठीक भी हो सकता है। आप कुछ सेशंस कर लीजिए एक्यूपंक्चर के। एक्यूपंक्चर में फ़र्क क्या है? एक्यूप्रेशर में तो हम प्रेशर देते हैं, एक्यूप्रेशरिस्ट भी होते हैं जो आपको प्रेशर देंगे, वहाँ पे जा सकते हैं। एक्यूपंक्चर में वो बारीक सुइयाँ चुभाते हैं और वो मेरिडियन कहते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, तो इससे आराम मिलेगा। दूसरा, साइटिका रिलेटेड योगासन करिए, जो फॉरवर्ड बेंडिंग है, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग में होंगे, लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग मुख्य रूप से, जैसे बद्धकोण आसन है उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, गोमुखासन है उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग। ये करेंगे अगर आप 10-15 मिनट कर लें रोज़, तो गारंटी है कि इसमें फ़र्क नज़र आएगा। हालांकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ये मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि कई लोग नहीं तो फिर और समस्याएं भेजना शुरू कर देंगे। लेकिन क्योंकि मैंने अपने पे प्रयोग किया है, तो कहते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया और उसको आपने इलाज करना शुरू कर दिया, तो आप सबसे बढ़िया एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो मैं उस तरह का एक्सपर्ट हूँ साइटिका के लिए। जॉ के लिए फिर से यहाँ प्रेशर पॉइंट्स हैं,
तो आप देख लीजिए। अच्छा, जो एक्यूप्रेशर है ना, एक तो है पूरे पॉइंट्स पे जाके, जैसे मैंने बताया यहाँ कमर के नीचे जहाँ हिप जॉइंट है वहाँ थोड़ा डिग करके देखिए, ये कोई है, फिर इस पूरे मेरिडियन में है। लेकिन कई बार ना हाथ में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे बैक पेन का ये बहुत अच्छा है, ये दबाइए, ये पूरा बैक है, तो यहाँ बल्कि आपको दर्द भी होगा, और ज़ोर से दबाना है इसको, और फिर ये ट्विस्ट करना है ये अंगूठे को। फिर यहाँ पॉइंट्स हैं, यहाँ पॉइंट्स हैं, पैर में पॉइंट है, रिफ्लेक्सोलॉजी इसको बोलते हैं। कुछ लोग सिर्फ यहीं पॉइंट्स दबाते हैं। एक ये पॉइंट बहुत अच्छा है साइटिका के लिए, ये वाला, यहाँ ये जो लिटिल फिंगर है और इसके बीच में यहाँ, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये आप करके देखना, थोड़ा आप एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। तो पहले इसको एक तो मैनेज कर लीजिए। इसी तरह जॉ का है, उसमें हाथ में भी कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ पॉइंट है, और किसी एक्यूप्रेशरिस्ट के पास जाएंगे, एक्यूपंक्चरिस्ट के पास, तो ये दोनों चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। तो पहले तो ये करके देख लीजिए, अगर आपने ये किया नहीं है, अगर किया होता तो फिर ये मैनेज हो जाता। कई लोग ना इस पर विश्वास नहीं करते। मैंने बहुतों से बात की, किसी घुटने में दर्द था बहुत ज़्यादा, मैंने उनसे कहा इस तरह करो, बोले अरे इससे कुछ नहीं होता बात ही ख़त्म हो गई, उससे आगे बात ही क्या करनी है। ऐसे बहुत लोगों का होता है। तो आप ये करके देखना, एक्यूपंक्चरिस्ट है उसके पास जाइए, खुद स्टडी करिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखिए, इनको यूज करना शुरू करिए, देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। योगासन करना शुरू कर दीजिए, तो ये चीज़ें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ आप नेक रोल करेंगे तो उससे भी जॉ में फ़र्क पड़ेगा, कुछ यहाँ पॉइंट दबाएंगे उससे पड़ेगा। तो ये तो मैंने ये बताया कि इसको मैनेज करने के लिए आप क्या और कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान तो कहीं है नहीं, ये ध्यान के अलावा ये चीज़ें हैं, लेकिन ये मंक्स और और लोग, ये सब लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते थे, क्योंकि अब कोई कुटिया में बैठा है, कोई हिमालय में, कोई कहीं, कोई डॉक्टर आसपास नहीं है, तो क्या करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती थी, तो वो करते थे। ये करके देखना। अब जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या बैठने में कुछ अलग तरीके से बैठने में कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो एक बैठने वाला इस पे वीडियो है, शायद मैंने वो ध्यान में कहीं डाला होगा, प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपने हो सकता है देखा भी हो। तो एक बेंच आता है इस तरह का ऐसे, और उसमें पैर अंदर डाल के बैठते हैं। तो कई बार अगर बैक पेन है तो वो पोस्चर बहुत सही रहता है। वो कोई भी कारपेंटर आपको बना देगा, मतलब 2 प्लाई के टुकड़े साइड में, एक ऊपर रखना है, बस इतना ही है। उसका स्लोप थोड़ा सा ऐसे रखना है ऊपर से, उस पर आप कुशन रखिए बढ़िया, नीचे भी कुशन रखिए, पैर अंदर चले जाते हैं, आप ऐसे बैठते हैं जैसे वज्रासन में। लेकिन वज्रासन में आप बहुत देर वैसे बैठ नहीं सकते, तो ये वज्रासन का ही एक रूप है, लेकिन पैरों के ऊपर वेट नहीं रहता, क्योंकि बेंच इस तरह का बना रहता है। एक तो ये करके देख सकते हैं। एक, जब भी बैठें तो सीधा बैठें, कुशन रखें, जैसे आम तौर पे भी आप बैठ रहे हैं। अगर ऑफिस में बैठ रहे हैं तो आप कुशन वाली चेयर होनी चाहिए, नहीं तो आप एक कुशन बना लीजिए, पता नहीं किस तरह का काम आप करते हैं। और योगा ज़रूर करिए, आसन ज़रूर करिए, कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो अब जो मूल प्रश्न है वहाँ आ जाते हैं कि अगर समाधि का अभ्यास करें, समाधि में आप जाना चाहें और ये पेन आएंगे, तो इससे तो पहले द्वेष भाव बढ़ेगा। तो क्या एक प्रैक्टिकल है, ये किया जा सकता है? नहीं तो अगर द्वेष बढ़ेगा तो फिर उस तरह के संस्कार बढ़ेंगे जो आपका मूल प्रश्न है। तो पहले तो आप ये सारी चीज़ें करके देखें ताकि वो मैनेज रहे, थोड़ा सा पेन इतना ना आए। अब आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी समाधि की, आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं, जैसे शैला कैथरीन का आपने जिक्र किया, उनका झाना पे ज़्यादा फोकस है और काफ़ी कुछ उन्होंने बोला है। मैं सुनूंगा अभी उनको, मैंने ज़्यादा सुना नहीं। तो अब इसमें क्या है कि
जो भी आप टेक्निक अपना रहे हैं, आप आनापान कर रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस है, क्योंकि आप विपස්සना करेंगे तो विपස්සना से आप ध्यान में नहीं जा सकते, विपස්සना से समाधि में नहीं जा सकते। हालांकि कुछ टीचर्स ऐसे हैं अभी जो कह रहे हैं विपස්සना ध्यान हो सकता है, लेकिन जो गोयनका जी की टेक्निक है, क्योंकि इसमें आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगातार जाते हैं, तो उसमें ध्यान में नहीं जा सकते। उसमें विपස්සना तो है, लेकिन आप समाधियों में नहीं जा सकते। समाधियों में जाने के लिए आपको ये चक्कर तो बंद करने पड़ेंगे, चक्करों से आप नहीं जा सकते। आप बॉडी अवेयरनेस रखिए, मतलब बॉडी स्कैनिंग आप कर लीजिए 3-4 बार, 2 बार, जितनी बार आप चाहें, अलग अलग पार्ट्स में देख लीजिए कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद आप जनरल बॉडी अवेयरनेस पे आ जाइए और सांस पे आ जाइए। और जो मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ, चलो बहुत आगे की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अगर उपचार समाधि की भी बात करें तो वो मुझे ऐसे हुआ कि एक तो मेरे सांस में मैंने शुरू किया, फिर जनरल बॉडी अवेयरनेस, और एक मैंने आवाज़ों को सुनना शुरू किया। जो अंदर की एक आवाज़ आती है, कईयों को नहीं भी आती होगी, बाहर की सुनेंगे तो वो डेवलप हो जाती है, वो ना भी हो डेवलप, आप और आवाज़ों को यहीं सुने। अब आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब जो मूल प्रश्न है कि अब दर्द आएगा, अब दर्द आएगा तो अब क्या करें, क्योंकि आप जॉ भी बता रहे हैं और बैक पेन भी बता रहे हैं। तो अगर तो बहुत दर्द आ रहा है और बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं दिमाग में, तो तब तो उस पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर तो द्वेष में फंसा रहेगा मन। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा मेरा कंसंट्रेशन बन रहा है और इस पेन के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो उस पेन में जाके देखिए। आपने देखे भी होंगे, मैंने पहले भी ये बात कही है, गोयनका जी भी ये बात कहते हैं कि आप उस पेन में जाइए, वहाँ ले जाइए मन को। जैसे मन कह रहा है ना, चल चल हो गया, आप बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नहीं बैठ सकते, वहाँ जाइए। आप अपना काम कर रहे हैं, आप पेन पे गए, आप उसको एनालाइज करना शुरू कर दीजिए, इसका सेंटर कहाँ है। पहले तो ये देखिए, उसमें मन को ले जाके पहले तो ये देखिए कि क्या ये इतना ज़्यादा है कि मैं बैठ नहीं सकता कुछ देर, 2-4-5 मिनट और नहीं बैठ सकता। आपने देख लिया कि नहीं यार इतना तो नहीं है, चलो अब आप उसका सेंटर ढूंढिए। सेंटर देखिए कहाँ है, देखना शुरू कर दिया और आपने देखा कि नहीं इतना तो नहीं है, फिर आप अपने काम पे आ गए। दर्द है अभी, थोड़ा सा डिस्टेंट होकर आपने देखना शुरू कर दिया। अब जब आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया ना, तो अब आप उसको ये नहीं देख रहे कि मेरा पेन है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा, अब मैं कैसे करूँगा। आपने थोड़ा सा दूर रह के देखना शुरू कर दिया, डिस्टेंट होके। बस जहाँ आपने डिस्टेंट होके देखना शुरू कर दिया, जहाँ आपने ये देखना शुरू कर दिया कि पेन मेरा नहीं है, इस पेन का मैं ओनर नहीं हूँ, मैं इसका कोई मालिक नहीं हूँ, ये है, ये बॉडी है, ये 5 स्कंद हैं, मतलब मन और बॉडी को मिला के, और ये संवेदना है, मन का एक स्कंद है, मन का एक पार्ट है। तो मैं कोई इस पेन का ओनर नहीं हूँ, ये है, ये पेन है, ठीक है। वो डिस्टेंस आप में आ गया। अगर वो डिस्टेंस आ गया तो फिर आप ये देखेंगे कि फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ है, आप अपनी समाधि में जा सकते हैं। फिर आपको तंग नहीं करेगा, बल्कि वो कम होना शुरू हो जाएगा कई बार। और जब आप उपचार समाधि के आसपास पहुँचेंगे तो वो लगभग चला जाएगा। तब जबकि आप थोड़ा डिस्टेंट हो गए, जब आपने दूर से देखना शुरू कर दिया, मैं वाला भाव कुछ देर के लिए आपका
ख़त्म हो गया, ये तब होगा। और ऐसे क्षण आ जाते हैं कि जबकि आप बैठे हैं, पेन है, आप उस पेन को मैं नहीं कर रहे, वो है, आप आराम से अपना ध्यान कर रहे हैं, आराम से आप समाधि की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अब मन ये नहीं कह रहा कि ये मेरा है, आप थोड़ा अलग होकर उसको देख रहे हैं। अगर ये होने लग जाए बीच बीच पे, ये हर समय भी नहीं होगा। अब जैसे इन्होंने कहा कि आप वैसे तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बीच बीच में छूट जाता है। आप ठीक है, काम करने वाले हैं तो छूटेगा, कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो छूट जाएगा। अब गृहस्थी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भी कोई बीमारी हो गया, वायरली फीवर हो गया तो छूट जाता है। लेकिन मतलब मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी मास्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि 7 - 1 इज़ ज़ीरो। 7 - 1 इज़ ज़ीरो मतलब 7 - 1 इज़ तो 6 होता है। बोले नहीं, 7 - 1 इज़ ज़ीरो। बोले कैसे? बोले ऐसे कि अगर आपने 6 दिन ध्यान किया और 7वें दिन नहीं किया तो 7 में से एक चला गया, 6 रह गए। तो बोले वो नहीं, 7 में से एक गया तो वो ज़ीरो हो जाता है, फिर आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो अगर ध्यान थोड़ा सा इधर उधर चला गया, एक सिटिंग मिस हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मतलब एक आध दिन अगर मिस हो गया फिर आप ज़ीरो पे आ जाते। ये मास्टर कह रहे हैं। अब मैंने बीमारियों के दौरान ये देखा है कि जैसे फीवर आ गया, 7 8 10 दिन नहीं हो पाए ध्यान, तो फिर वो जो लेवल एक बना हुआ था कुछ सालों से, वहाँ तक पहुँचने में बहुत महीने लग जाते, महीने। ये नहीं है कि हाँ ठीक हो गया और चलो 10 15 20 दिन में आप फिर से उस लेवल पे आ जाएंगे, नहीं होता। क्योंकि आपको फिर से तैयारी करनी पड़ती है, फिर से वो सारा काम करना पड़ता है। तो एक तो कंसिस्टेंसी तो रखनी है, लेकिन अब गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं, नहीं हो पाता। तो समाधि के लिए एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो समाधि में जाना मुश्किल है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ इसमें है, जो मैंने बुद्ध की बात की और जो उनके बाद अरहंत आए, बहुत सारे लोग जो ये बात करते हैं, जो बुद्ध कहते हैं कि समाधि में जाके पेन ख़त्म हो जाएगा। ये जो समाधि की बात कर रहे हैं, ये समाधि है जो एट विल आप जा सकते हैं उसमें। अब चाहे आप पहले झाना में जाएं, या चलो उपचार समाधि में जाएं, पहले में जाएं, दूसरे झाना में, तीसरे चौथे में, चौथे तक जाना बहुत हाई स्टेट है बहुत ऊंची स्थिति, बहुत कम लोग जा पाते हैं, चाहे वो भिक्षु भिक्षुणी हो चाहे गृहस्थ हो। लेकिन चलो उपचार समाधि पहले झाना तक जाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक तो मैंने कहा एक कंसिस्टेंसी रहेगी, दूसरा एट विल आ जाए कि आप बैठे हैं और आपने कहा अच्छा मेरे को पहले जाना में जाना है, बस कुछ देर में आप वहाँ चले गए, थोड़ी टाइम लगता है। अब इसमें बहुत सटल डिफरेंस क्या है कि कई बार जो एट विल वाली बात है ना, इसमें क्रेविंग आ जाती है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको मेरे को थोड़ी बहुत उपचार समाधि लगने लग गई, या हो सकता है थोड़ा उससे आगे का भी। अब ये बहुत दिन तक रहा, फिर बीच में थोड़ा ऐसी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, अब फिर मैंने कहा अच्छा बैठना है, फिर वहीं जाना है उपचार समाधि में। फिर मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 3 हफ्ते में मेरे को बात समझ आ गई, क्योंकि फिर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, भाई क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा अब तो वो क्रेविंग आने लग गई कि अच्छा मेरे को जाना, अरे मेरे को चाहिए। बस जो क्रेविंग आ गई ना, ख़त्म कहानी। आप जा ही नहीं सकते वहाँ, कुछ भी कर लो।
आप रिट्रीट कर लो, आप महीने की रिट्रीट कर लो, 3 महीने की कर लो, ये क्रेविंग जब तक रहेगी आप वहाँ जा नहीं सकते। तो ये क्रेविंग हट जाए तो वो जो इच्छा, जो इसको कह रहे हैं हम कि एट विल, मतलब आप इच्छा करें और वहाँ चले गए, वो उसमें क्रेविंग नहीं है। तो इसमें बहुत सटल डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा पहले। कि विल का मतलब ये नहीं है कि आप क्रेव कर रहे हैं उसके लिए। विल का मतलब ये है कि आप पूरा जो एक मैप था वहाँ तक जाने का, चाहे आप ब्रेथ देख रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस को साथ में है या नहीं है। कई बार लोगों को सिर्फ ब्रेथ से हो जाता है, कई बार सिर्फ आवाज़ सुनने से हो जाता है। सबके अलग अलग मेथड हैं और सबको हर चीज़ सूट नहीं करती। किसी को ब्रेथ सूट ही नहीं करता, वो कहते हैं हमको तो टेंशन हो जाती है, हो जाती है। टेंशन क्यों होती है? क्योंकि उसमें हम एकदम से कंसंट्रेट करते हैं यूं करके, ब्रेथ इधर तो नहीं जा, वो जा रहा तो उसको इधर रोकेंगे, उधर रोकेंगे तो टेंशन हो जाएगा। ब्रेथ को देखने का सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि एक तो थॉट को कुछ नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है, उसको न डाइवर्ट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जब बैठे हैं तो राग द्वेष को तो अलग कर दिया आपने, वो फिर भी आएंगे थॉट्स, तो करना क्या है? आपको अपने ऑब्जेक्ट पे वापस आना है, बस आराम से। उसका मूल्यांकन ही नहीं करना है। वो स्थिति आ जाए तब समाधियों का रास्ता खुलने लग जाएगा आपका, क्योंकि वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये क्रेविंग और इच्छा, इन दोनों में फ़र्क करना पड़ेगा। तो अब आपकी वो स्टेट आने लग गई, ठीक है, अब वो आए तो आए, ना आए तो ना आए। लेकिन अगर आपकी वो स्थिति आज आनी शुरू हो गई जहाँ के आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया, जहाँ आप डिस्टेंट होकर देखना शुरू कर दिया, तो आप समाधि में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उससे अवर्जन होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप उसको अपना बना के देख ही नहीं रहे हैं, उस पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो नॉन रिएक्टिव स्टेट अगर आ जाए तो समाधियों में आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा फिर से कि कहीं क्रेविंग तो नहीं हो रही है वहाँ जाने की। एक दूसरा, बहुत अवर्जन तो नहीं है, बहुत द्वेष भाव तो नहीं आ रहा है। अगर द्वेष भाव आ रहा है तो आप थोड़ा सा आराम से चलिए, लेकिन उससे पहले आप ये सारी चीज़ें करिए। एक्यूप्रेशर करिए, एक्यूपंक्चरिस्ट है कोई तो उससे ज़रूर जाके मिलिए, इसका बहुत अच्छा इलाज एक्यूपंक्चर में है। हालांकि मैंने आज तक नहीं करवा पाया, क्योंकि इससे पहले तो मैं हर्मिटेज में था। अभी भी ये भी बहुत दूर है जगह, मतलब देहरादून जाके पता करना पड़ेगा कोई अगर है तो। हालांकि मुझे इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मैं आसन करके और एक्यूप्रेशर करके उसको ठीक कर लेता हूँ। ज़्यादातर आजकल मैं आसन ही करता हूँ, उसी से मैनेज हो जाता है। तो वो सारा करके देखिए, और फिर भी आपका कोई और फर्दर क्वेश्चन हो, लेकिन पहले करिए। आप 3 4 6 हफ्ते आसन करके देख लीजिए। मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजे हैं, एक उसमें हिंदी का वीडियो भी है, वो बहुत अच्छा है। कोई तारा दत्त जी हैं सिंगापुर में, बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो हिंदी के हैं, और कुछ इंग्लिश के भी भेजे हैं, तो आप वो देख लेना। और ये करके और फिर बताना कि क्या हुआ, पहले तो ये मैनेज हुआ कि नहीं हुआ, और फिर समाधियों में जाने का थोड़ा सा आपको रास्ता पता चला और जा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो आप बताना।